हेलो बच्चों, टुडे वी आर study about nucleic acid. This is very important natural polymer. It is present into the all living cell and responsible for heredity and evolution. ये हेरिडिटी और इवोल्यूशन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके बारे में हम लोग इसके बारे में आज का पूरा क्लास डिस्कशन में लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे न्यूक्लिक एसिड। It is a very important natural polymer और दैट मीन्स हम लिख सकते हैं बायोमोलिक्यूल present into each living cell। सभी लिविंग सेल्स में ये पाया जाता है। इट कंट्रोल metabolic activity and responsible for heredity and evolution। ये दो शब्द आ रहे हैं, इनको थोड़ा ऐसे समझते हैं। हमारे पूर्वज बंदर थे। Our ancestor belong to chimpanzee, monkeys, gorilla, but we are not a chimpanzee और gorilla, दोनों अलग अलग हैं। हम बंदर, हमारे पूर्वज बंदर थे। ये का मतलब ये है कि बंदरों की कुछ गुण, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ करेक्टरिस्टिक हम में है। जैसे उनका पास आगे की तरफ है, नाक नीचे की तरफ खुलता है, उनमें ये जो अंगूठा है ये अपोजिट फोल्ड होता है, ये एक तरफ से, ये अपोजिट फोल्ड होता है। यही ना हमारी विशेषता है। अगर ये भी ऐसे ही फोल्ड होता है ऐसे, तो हमारी कैचिंग पावर उतनी नहीं होती। तो ये बंदरों से हमारी मिलती है। लेकिन हम तो बंदर नहीं हैं, क्योंकि धीरे 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 हमें एक बदलाव आया और उसका परिणाम ये है कि वो अलग प्रजाति हो गए और हम अलग प्रजाति हो गए। हम क्यों? अभी देखिए कि वी आर होमो सेपियंस इरेक्टस इरेक्टस। हम लोग होमो सेपियंस की एक प्रजाति है, निग्रो भी एक प्रजाति है, अफ्रीकन, चाइनीज, मंगोलियन है, वो अलग प्रजाति है। मतलब वो एक स्पीसीज का जो जीनस है ये भी बदल रहा है। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है ये इवोल्यूशन कहलाता है। आप जेब्रा देखिए, डोंकीज देखिए, हॉर्स देखिए, सब एक जैसे लगेंगे। पैंथर देखिए, टाइगर देखिए, लियोपार्ड देखिए, ये सब, लेकिन हैं ये सब थोड़ा 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 से, ये हर अलग अलग स्पीसीज है। सबका जीनस सेम है, स्पीसीज अलग। तो ये देखिए यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। एक तो हमारे पेरेंटल कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में आ रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और ये इसको हम हेरिडिटी कहेंगे। और एक और है कि स्लो चेंजेस, स्लो एंड कंटिन्यूअस चेंजेस वी गेट ड्यूरिंग आवर लॉन्ग पीरियड ऑफ डेवलपमेंट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, जिसकी वजह से नई प्रजाति का जन्म हुआ। इसे हम इवोल्यूशन कहेंगे। तो ये दोनों है, हेरिडिटी है, इवोल्यूशन। हेरिडिटी क्या हो गया? हेरिडिटी दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और इवोल्यूशन क्या है? The slow and continuous changes occurs in to any organism
which result into the formation of new species is called evolution. इसे हम इवोल्यूशन कहेंगे। अब ये देखिए, ये न्यूक्लिक एसिड की बातें हो गई। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। मतलब फर्स्ट आइसोलेशन किया था इसको फ्रेडरिक मिक्सचर, फर्स्ट in 1889. In 1889, Frederick मिक्सचर में आइसोलेट nucleic acid from pus cell. पस सेल यानी WBC होता है एक तरह से, WBC, that is WBC, and turned them as, उनको नाम क्या दिया उसने, न्यूक्लिन। उन्हें न्यूक्लिन का नाम दिया। जब उसको उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। न्यूक्लिक एसिड्स आर न्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये देखिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होता है, इसमें एक शब्द आया न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, यानी PU4 3 माइनस। अब ये आप कहेंगे ये क्या होता है, तो न्यूक्लियोसाइड बराबर होता है जो न्यूक्लियोसाइड है ये क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड आपके पास शुगर प्लस बेस, और ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। यानी पूरी कहानी अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोटाइड बराबर क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड बराबर क्या हो गया, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। अब ये आपका न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब मान लीजिए कि ये शुगर है प्लस आपका ये बेस है प्लस फॉस्फेट है, फिर ये शुगर है, ये बेस है, और ये फॉस्फेट है। तो अभी ये देखिए, ये जो टर्म है अगर ये बार बार जुड़ता रहे तो इसी को हम लोग कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसे हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड
चेन कहेंगे, है ना। अब ये देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात कर रहे हैं हम लोग। अब मैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करें तो इसको आइडेंटिफाई किया गया, इसका दो टाइप आइडेंटिफाई किया गया। एक हो गया डीएनए, यानी जो न्यूक्लिक एसिड है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो ये दो प्रकार का है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक है राइबो आरएनए, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक डीएनए है और एक क्या है, आरएनए है। अब ये देखिए डीएनए और आरएनए को हम अलग अलग दो छोटे छोटे टॉपिक में लेंगे। सबसे पहले हम डीएनए की बात करेंगे। अब ये देखिए डीएनए क्या होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड, it is the genetic material in higher organism. माने बड़े जीवों में ये जेनेटिक मटेरियल है। इट इज द जेनेटिक मटेरियल इन हायर ऑर्गेनिज्म। जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें ये जेनेटिक मटेरियल है। नंबर 2, it mainly find in the nucleus of cell। ये न्यूक्लियस ऑफ सेल में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये अगर हम एक सेल डिजाइन करें और ये इसका न्यूक्लियस होता, तो इसमें ये पाया जाएगा, ये आपका ये आपका क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, और इसमें पाया जाता है न्यूक्लियस इन सेल, स्पेशली इन क्रोमोसोम। माने डीएनए मेनली क्रोमोसोम में पाया जाता है, लेकिन कुछ डीएनए, some DNA also find in cytoplasm। ये साइटोप्लाज्म में भी उपस्थित होता है कोई कोई डीएनए। तो साइटोप्लाज्म में कहां पाया जाएगा, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है भाई, ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है ऐसे, इसमें पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसे। और दूसरा पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। यानी या तो ये क्रोमोसोम में पाया जाएगा, या तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, या तो ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो ये दोनों में पाया जाएगा। तो हमने ये देखा कि डीएनए सेल के अंदर मेनली न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम में पाया जाता है, और न्यूक्लियस के बाहर अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये आपका या तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा या फिर क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा।
अब देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसके बारे में बात करते हैं। जो डीएनए का तो इसमें 3 चीजें होंगी। शुगर के नाम पर इसमें स्ट्रक्चर ऑफ अगर डीएनए पढ़ रहे हैं तो शुगर होगा डी या बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस। अब ये देखिए कैसे होता है, ये आपका ये होता है 1 2 3 4 और ये 5 बीटा है तो OH H। अब ये देखिए यहां पे जो सेकेंड पोजीशन है यहां से एक O गायब है, डीऑक्सी है, सेकेंड पोजीशन पे डीऑक्सी है। यहां एक OH और H होना चाहिए था लेकिन वो नहीं, तो ये बीटा डीऑक्सी राइबोस है। ये आपका पेंटोज है, 5 कार्बन यानी पेंटोज शुगर है, ये पाया जाता है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस पाया जाता है, इसीलिए इसको डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा जो है नाइट्रोजिनस बेस। अब देखिए बेस तो अपने पास एल्कली बेस भी होता था, KOH NaOH, ये वाला नहीं, नाइट्रोजनी यानी अमोनिया और जो इसका जो डेरिवेटिव होता था जिसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजनस बेस, वो भी हेट्रोसाइक्लिक साइक्लिक बेस होता है। हेट्रोसाइक्लिक नहीं होगा इसमें। अब ये जो पाया जाएगा ये 2 तरह का कंपोजिशन में रहेगा, एक रहेगा प्यूरिन और एक रहेगा पायरीमिडीन। अब ये जो प्यूरिन है ये भी 2 प्रकार का रहेगा, एक एडेनिन रहेगा और एक ग्वानिन रहेगा। एक रहेगा एडेनिन ए, ग्वानिन जी, और ये जो पायरीमिडीन है ये भी 2 प्रकार का रहेगा, एक रहेगा साइटोसिन और एक थाइमिन। इसको T से लिखेंगे और इसको C से। अब ये बॉन्डिंग कैसे करेंगे वो देखिए। जो ये प्यूरिन है ना ये हमेशा एक पायरीमिडीन से जुड़ता है। प्यूरिन किससे जुड़ता है? पायरीमिडीन से। यानी कहने का मतलब ये है कि प्यूरिन और पायरीमिडीन आर बॉन्डेड टुगेदर। मतलब एडेनिन जो है बॉन्डेड टुगेदर बाय ईच बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से ये 2 जुड़ेगा। अब ये देखिए एडेनिन जो है आपका थाइमिन से जुड़ेगा यानी T से। यानी ये जब भी जुड़ेगा डबल बॉन्ड T से जुड़ेगा। इसी प्रकार जो साइटोसिन है ये जब भी जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड आपका ग्वानिन से जुड़ेगा। यानी C ट्रिपल बॉन्ड Z। ये बेटा जी ये H बॉन्ड है, 3H बॉन्ड 2H बॉन्ड है और ये आपका 3H बॉन्ड है। तो अब मैं अगर डीएनए टेम्पलेट की बात करूं तो बड़ा प्यारा सा टेम्पलेट आएगा यहां पे, देखिए जरा कैसे। अब ये मान लीजिए कि ये होता है A T T G G C C A, ऐसा होता है ये डीएनए टेम्पलेट।
अब ये देखिए, अब इस डीएनए टेम्पलेट का अगर मैं कहूं कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, टेम्पलेट क्या होगा, यानी इसका पूरक टेम्पलेट क्या होगा जिसको, तो ये देखिए, ए के अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड टी, टी के अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड ए, डबल बॉन्ड ए, ट्रिपल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड जी, ट्रिपल बॉन्ड जी और डबल बॉन्ड टी। ये आपका डीएनए सिंबल होगा। अगर मैं बोलूंगा कि राइट कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए टेम्पलेट ऑफ एजीटी, तो क्या होगा बोलिए, तो एजीटी का क्या होगा आंसर बोलिए, ए का क्या होगा टी सी, ए का टी, जी का सी, टी का ये आंसर। अब मैं इसके स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा। तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक, दो वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका, वाटसन एंड क्रिक। मतलब वाटसन एंड क्रिक give three-dimensional structures of DNA का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिए। वो उन्होंने दिया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने कैसा दिया, उन्होंने कहा कि ये जो डीएनए होता है ऐसा होता है, ये जो एक क्वाइलिंग है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये 34 एंगस्ट्रॉम का होता है और इसमें 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 बेस पेयर होते हैं। जैसे यहां ए है तो डबल बॉन्ड टी होगा, जी है ट्रिपल बॉन्ड सी होगा, सी है ट्रिपल बॉन्ड जी होगा, ए है डबल बॉन्ड टी होगा, ए है डबल बॉन्ड टी होगा, जी है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सी होगा, जी है ट्रिपल बॉन्ड सी होगा, और टी है डबल बॉन्ड ए, टी डबल बॉन्ड ए, और मान लीजिए कि सी है ट्रिपल बॉन्ड जी होगा। तो इस प्रकार से इन दो बेस यूनिट के बीच की दूरी क्या होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और इनका जो ये जो ट्रेंड है हेलिकल स्ट्रक्चर का, जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर ये 3 एंड है तो ये 5 पे जाएगा, और ये 5 डैश है तो ये 3 डैश पे जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 3-5 क्या है, उसको मैं अभी समझाता हूं। एक और चीज समझिए कि ये जो 3 बेस पेयर होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं जेनेटिक कोड, और जेनेटिक कोड यानी ग्रुप ऑफ 3 बेस पेयर, और इसे हम कोडोन कहते हैं, दैट इज कोडोन। नंबर ऑफ टोटल नंबर कोडोन जो होते हैं ये 4⁻³ यानी 64 होते हैं।
ये जेनेटिक कोड का मतलब क्या होता है कि जैसे इसका एक खास मतलब है, AAG का एक खास मतलब है, GTT का एक खास मतलब है। जैसे लेटर होते हैं ना अल्फाबेट में, वर्णमाला में अक्षर, वैसे ही ये हमारी बॉडी के लेटर्स हैं। इन्हीं का सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक कोड इज यूनिक फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज यूज्ड एज अ फिंगरप्रिंट टू आइडेंटिफाई द रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, द स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म और देयर पैटर्निटी, मतलब उसके बारे में पता लगाने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि एक जीव में जो जेनेटिक कोड का सीक्वेंस है वो किसी और में नहीं पाया जा सकता है, ये बात होती है। तो ये देखना है। तो अब ये 3 5 क्या है, ये इसको देखते हैं। तो 3 to 5 अगर हम देखें तो ये देखिए, और इधर मान लीजिए इसका अपोजिट बनेगा। ये देखिए, यहां पे देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए, अब ये देखिए, ये एंड है 3, तो ये क्या हो गया 5। ये एंड देखिए 3 है, तो ये एंड क्या है 5 है। अब ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं देखूंगा तो हम ये पाएंगे कि इसका 3 और इसका 5, यहां पर एक आईपी यानी फॉस्फेट, जो थर्ड कंपोनेंट था फॉस्फेट, ये जो फॉस्फेट था ना, फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये जो है फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। ये न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ता है, फिर ये आईपी के साथ इससे जुड़ जाएगा, फिर ये आईपी के साथ इससे जुड़ जाएगा, इसी प्रकार ये भी आपस में जुड़ेंगे। और फिर ये आप अगर ये बीच में देखिएगा तो इनके पास ए है तो डबल बॉन्ड टी है, ये जी है तो ट्रिपल बॉन्ड सी है, ये आपका टी है तो डबल बॉन्ड ए, और इनके बीच की दूरी कितनी होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। और ऐसे वाले अगर 10 ये 3 मिले तो जेनेटिक कोड, और ऐसा अगर 10 बनेगा तो एक टर्न, एक कॉइलिंग का टर्न बन जाएगा। तो ये आपकी स्थिति है डीएनए का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब डीएनए का अगर मान लीजिए इसमें कोई भी चेंज कर दीजिएगा, तो चूंकि हर ग्रुप बेस पेयर क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर कोई भी चेंज कीजिएगा तो उसके कैरेक्टर में चेंज आ जाएगा। तो अब मान लीजिए अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मदर पेरेंट से आया हमको ATCCGGA, ये मेरे में आया, मेरे में आया, तो मेरे बच्चे में क्या जाएगा भाई, इसका क्या कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, तो ए के अगेंस्ट क्या बनेगा भाई, डबल बॉन्ड टी, डबल बॉन्ड ए, ट्रिपल बॉन्ड जी, ट्रिपल बॉन्ड जी, ट्रिपल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड टी। तो अब ये देखिए,
इसमें ये है आपका पेरेंटल और ये है उसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर एक डीएनए का स्ट्रक्चर लेंगे तो उसमें ये आधा जो है ये कंजर्व रहेगा, ये तो हमेशा पूर्वज का रहेगा, पेरेंट का रहेगा, इसीलिए और आधा नया बनता है। यानी आउट ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए 1 इज ऑलवेज पेरेंटल, सो इट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। इसीलिए हम डीएनए को क्या कहते हैं? डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, इज सेमी कंजर्वेटिव in nature, as half of, that means one strand is always parental, इसका एक स्ट्रैंड हमेशा पेरेंट का होता है, इसलिए सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अब अभी एक और बात देखिए कि अगर मान लीजिए कि कोई सडन चेंज आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि डीएनए कोड कर रहा है, तो अब डीएनए तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करेगा ना जी। तो डीएनए जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है तो हमें क्या पता कि डीएनए से क्या बन रहा है। अगर मान लीजिए कि डीएनए टू डीएनए बन रहा है तो इसे हम रिप्लिकेशन कहते हैं। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए टेम्पलेट बन रहा है, ये पेरेंटल है और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगर मान लीजिए कि आरएनए से डीएनए बनता है तो इसे कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और फिर अगर मान लीजिए कि अगर हम देखें कि डीएनए से प्रोटीन बन रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, तो इसे हम ट्रांसलेशन कहेंगे। ट्रांसलेशन इस प्रकार से डीएनए टेम्पलेटों का सीक्वेंशियल ट्रिमिंग होता है। अब एक और बात समझते हैं कि एक शब्द आता है, ये जो है सडन चेंज इन कैरेक्टर of organism which